बात कुछ अहम खबरों से करेंगे। हिंदुओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विधायक महराज मलिक ने अपना पक्ष रखा है। महराज मलिक ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनका मकसद किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं था। महराज मलिक ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मंदिरों के शहर जम्मू को शराब के शहर में तब्दील करने का आरोप लगाया है। सुनिए। मैं बात करूंगा, अभी आज इनका पहले खुलासा करूंगा। जिन लोगों को तकलीफ हुई है उनकी बात रखूंगा। असेंबली में आज मुझे मौका मिलेगा, मैं अपनी बात रखूंगा और बताऊंगा कि किस कंटेस्ट में हमने ये बातें बोली हैं। जिन हिंदुओं की बात करते हैं उन्हीं हिंदुओं को इन्होंने पीटा था, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, जब उन्होंने कहा था कि आप शराब की दुकानें ना खोलो। आज चर्चा होगी शराब पे और देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे। हिंदू की आस्था के साथ जो है, हिंदू की आस्था नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें सब लोग मिलावस हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो तबाही इन लोगों ने की है उसमें से कोई नहीं बचा है, लेकिन उस वक्त का माहौल भाजपा का था। भाजपा के सवाल थे तो भाजपा को जवाब देना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्होंने शराब के नशे में वोट लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जम्मू के मंदिरों के शहर में इन्होंने शराब को आम किया है, तो ये जवाब हिंदू इसलिए मैंने कहा क्योंकि उस वक्त बीजेपी थी और बीजेपी को ज्यादा समर्थन करने वाले लोग, इन सुन लीजिए, पीने वाला मुसलमान भी है, हिंदू भी है। जम्मू के मंदिरों के शहर में अगर आपने जो नहीं, आप उस स्टेटमेंट, हिंदू त्योहारों पर भी पीता है, हिंदू है या मुसलमान नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सच को सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आप मीडिया से हैं, अगर कोई सुन लीजिए, अगर कोई फिरका है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीने में किसी को परहेज नहीं है, लेकिन शरेआम अगर शरेआम नीलाम किया जाता है तो उस धर्म में ज्यादातर मुझे दिखा है। मैं नहीं कहता हूँ मुसलमान नहीं पीता, पीता है आपके पास, पीता है, और क्या, सब डाटा लेकर बात करेंगे। सर, जो मेरा बीजेपी कहती है कि ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। किसको सेंटीमेंट हुए। हाँ, तो जब मंदिरों के शहर में दुकानों की बिक्री हो रही थी, माओं पे लाठियां चल रही थी, वो कह रहे थे स्कूलों और मंदिरों के शहर में मत लाओ, तब ये बीजेपी कहाँ थी? तब धर्म कहाँ था इनका? कल इधर कटरा के अंदर शराब पी गई, जिस कटरा के सम्मानित किया जाता है, तब भाजपा क्या कर रही है? आप ऐसी बेहुदा बातें मत करिए यार हमारे साथ। मैं ये कह रहा हूं कि इनको हक नहीं है धर्म की बात रखने का। इन्होंने धर्म को यहाँ पे लुटते हुए मैंने देखा है। क्या माओं ने डंडे खाए नहीं है? वो कौन थे जो जम्मू के अंदर डंडे खा रहे थे? और वो शराब बेचने वाले थे कौन? और वो मारने वाला कौन था? यही वो हिंदू है, यही वो भाजपा है जिन्होंने नीलाम किया। देखिए भाई साहब, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। जिस बात को आप उछाल रहे हैं, आप ये मत भूलिए कि मुस्लिम भी पीता है, हिंदू भी पीता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि शरेआम अगर पिया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम जब पीता है तो उसे पकड़ा जाता है, उसे पूछा जाता है, ये सच्चाई है। उसे इलाके के अंदर आने नहीं दिया जाता है अगर वो शरेआम शराब पीता है। लेकिन गलियों में, नालियों में और शादी होती है, वो त्योहार नहीं है। शादी भी त्योहार होता है और शादी के अंदर तो ये चीजें होती है। ऐसा नहीं है, मैं बात करूंगा, जब बात शराब पे छेड़ी दी है तो छेड़ेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने महराज मलिक के बयान पर पलटवार किया है। विधायक विक्रम रंधावा ने कहा है कि महराज मलिक घिनौनी मानसिकता के व्यक्ति हैं और वक्त आने पर उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। महराज मलिक बेहद हताश हैं और अगर वह नहीं संभले तो दरबदर होकर रह जाएंगे। देखिए, घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति है, मैं साफ कह रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था, तब आप भी जंप कर करके बार वे कही आ रहे थे जी लोगों की बात रखता है। आज आप भी हिंदू परिवार से हो, सनातनी हो, आपको भी एहसास हो गया कि कितनी घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति है। समय आने में इसको जवाब देंगे कि हिंदू पीता है कि मुसलमान पीता है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों पर जो है वो शोर, मुसलमानों के नाम से जो है वो शोर किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी नशा बेचती है। ये नशे के सौदागर कौन है? ये पर्चे किन पे लगते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट किन के जारी होते हैं, ये सार्वजनिक हो चुका है। अब इसको बताएंगे वक्त आने पे। सरकार का विवादित बयान देना क्या कहना चाहिए? घिनौनी मानसिकता है, मैं कह तो रहा हूँ ना, फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा छोटी मानसिकता का व्यक्ति है। संभल गया तो ठीक है, नहीं तो दरबदर हो जाएगा। सदन में ये आप मुद्दा उठाएंगे क्योंकि इस समय हिंदू के जितने भी लोग हैं, हिंदू लोग, उनकी आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ ना तो जम्मू के साथ खिलवाड़ होने देंगे, ना हिंदुओं के साथ खिलवाड़ होने देंगे। किसी माई के लाल में जरूरत नहीं है कि हिंदुओं पे उंगली उठा के दिखा दे, उंगली काट के रख देंगे। माफी मांगने की बात कर रहे हैं।
इधर बीजेपी विधायक डॉक्टर देवेंद्र मन्याल ने महराज मलिक के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर के अमन व शांति के माहौल को बिगाड़ रहे हैं और महराज मलिक भी उनमें से एक हैं। डॉक्टर मन्याल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग को लेकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही नस नस में पाकिस्तान बसा हुआ है, जो उस मुल्क के साथ बातचीत करने की हिमायत करते हैं जिसने जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों की जानें ली हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से जो एक अमन चैन शांति का माहौल बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसको इस माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। और उसमें ये हमारे जिनका आपने नाम लिया विधायक आपके, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस असेंबली को डिस्टर्ब करने में, बार बार डिस्टर्ब करने में। और आपने भी देखा होगा, स्पेशली जब हमारे LOP कोई बात करने के लिए खड़े होते हैं तो ये इंटरप्ट करते हैं, ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं। और कहीं ना कहीं पीछे हमारे स्पीकर साहब भी जो हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, और जो कांग्रेस NC के लेजिस्लेटर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक बंदा जो न्यूसेंस कर रहा है उसको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप भी उसके साथ कहीं ना कहीं शामिल हो। जहाँ तक उनकी ये बात है कि हिंदू शराब पीते हैं, त्योहारों में शराब पीते हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक सौहार्द का माहौल जो बना हुआ है उसको वो ख़राब करना चाहते हैं। और एक चुनाव हुआ नुमाइंदा जब ऐसी बातें करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो है सोच है उसका पर्दाफाश होता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की से बात करनी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। उनकी सोच में पाकिस्तान है, उनके दिल में, उनके दिमाग में पाकिस्तान है। एक पड़ोसी मुल्क जिसने कई सालों से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में खास करके पूरे हिंदुस्तान में तो चाहे ISI के माध्यम से किसी और तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हज़ारों यहाँ हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, उसमें पाकिस्तान जिम्मेवार है। मुझे लगता है एक सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर जैसे लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जो इतनी अमन शांति यहाँ आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, उसे डिस्टर्ब किया जाएगा। कल हम लगभग 20 विधायक भाजपा के हम लोग मिलने गए थे। हमने 2-3 बातों पे उनका ध्यान दिलाया। एक तो हमें हमारे MLAs को बोलने का समय कम दिया जाता है, वहाँ से 6 लोग बोलते हैं, हमारा 1 या 2 बोलता है। वो 80-80 मिनट बोलते हैं, हम 15 मिनट 20 मिनट हमें टाइम दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये जो महराज मलिक साहब हैं हमारे आपके MLA, बार बार जब वो डिस्टर्ब करते हैं तो हमने उनको कहा है कि इस तरह का माहौल ना करें। अगर ये बार बार होता रहेगा तो फिर क्योंकि असेंबली चलनी है, अभी CM साहब ने आज बोलना है, अगर आज की वो इस तरह की हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा भी उनको जवाब। अब आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। लाभ नहीं ले पाए हैं उनके लिए अब इसका पोर्टल भी खोल दिया गया है। अब ऐसे परिवार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमने ये पंजीकरण खोला है तो इसकी व्यवस्था भी हम सभी नीचे पंचायत स्तर पर या हमारा जो वार्ड है शहर के अंदर उस स्तर के ऊपर, हम ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये पंजीकरण शुरू हुआ है, पात्र व्यक्ति तक हम पहुंच करके उसको रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मकान ही नहीं है, हम सब के प्रयासों से उसको छत मिल जाए, उसको मकान मिल जाए, उसका सपना पूरा हो जाए, ये सरकार का हमारा दायित्व भी है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक अभियान चला करके नीचे लोगों को जागरूक करते हुए इसमें रजिस्ट्रेशन अवश्य उनका कराएं। वेरीफाई करने के बाद जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी मकान मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार का ध्येय है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर स्तर के ऊपर छत देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही मैं ये बताना भी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अब तक
76,141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, इस योजना के तहत हमने 14 शहरों में 15,256 परिवारों को पक्के मकान बनवाने के लिए विभिन्न सेक्टरों में 30-30 गज के प्लॉट भी अलॉट किए हैं। अब इनमें बुनियादी सुविधाएं जैसे सीवरेज, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क, बिजली आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 16 शहरों में 15,696 प्लॉटों की बुकिंग है कि मेरा अपना घर हो और उसको अमली जामा पहनाने का काम हमने करना है। ये हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज के ऊपर हम वहां पर ध्यान रखें। डिपो और फेयर प्राइस शॉप खोलने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 2016 के ये बाद राशन डिपो और फेयर प्राइस शॉप में नए लोगों को नहीं जोड़ा गया है। वहीं मनकोटिया के सवाल के जवाब में मंत्री सतीश शर्मा ने बताया है कि सरकार जल्द ही 1,600 नई दुकानें खोलने जा रही है और अब विधायक ही फैसला लेंगे कि उनकी विधानसभा में फेयर प्राइस शॉप कहां खोली जाए। मैंने ये कहा था इनको कि ये जो नए जो है राशन कार्ड है 2016 के बाद नए लोगों को ऐड नहीं किया है, तो इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि जनाब हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन 2016 से पहले का जिसका जन्म हुआ उसको ऐड कर रहे हैं। तो मैं सर एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हमारे देश का और लगभग हमारे स्टेट का बर्थ और डेथ रेट की अगर बात करें तो बर्थ रेट है हमारे लगभग 16% बर्थ है 1,000 पॉपुलेशन के ऊपर और डेथ रेट है 9 पॉइंट समथिंग है।
तो सिर्फ 5 का डिफरेंस रहता है। फिर इतने लंबे चौड़े चक्रों में क्यों पड़ते हैं कि जब नया बच्चा ऐड करना है हमने, तो हमें कोई बड़ा ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं है, सिर्फ 1000 में से 5 लोगों का फर्क पड़ता है डेथ और बर्थ के बीच में। फिर हमें 16 के बाद आज 25 हो गया, तो लगभग 9 साल हो गए कि 9 साल के बीच में जो भी बच्चा पैदा हुआ उसको आज हम राशन कार्ड में इंक्लूड नहीं कर पाए। तो मेरा स्पेसिफिक ये है कि पहला तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नए राशन डिपो खोलने का क्या प्लान है, क्योंकि मुझे ये मेरा तीसरा टर्म है सर, मैं पहले टर्म से सुना हूँ कि सरकार जल्द नए राशन डिपो खोलने जा रही है। कोई बात नहीं, आपका सवाल आ गया। और मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको भी घर में फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रही है और आपके इलाके में भी राशन पहुंच रहा है मोदी। मेरा स्पेसिफिक ये है कि नए राशन डिपो खोलने का कोई टाइम बाउंड इनके पास कोई जवाब है कि 30 साल तक 15 साल से नया जो फेयर प्राइस शॉप नहीं खुली है और 30 वर्षों से सरकारी डिपो नहीं खुला है। तो मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि क्या बड़ा जेन्युइन कंसर्न है सर, और मुझे लगता है हमें सारे विधायक जो यहाँ बैठे हैं उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने चेयरमैन ही विधायकों को बना दिया। पहली जो चीज़ थी उसमें अमेंडमेंट करी जो 1600 नई फेयर प्राइस शॉप खुलने जा रही हैं, और अब ये लोगों को जंगल में जाने से, शेरों से भी बचा सकते हैं, और जिम्मेवारी अब इनकी होगी। आई थिंक चुने हुए नुमाइंदों का हमें एहतराम करना चाहिए, अदब यही कहता है, बिकॉज दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ऑल द न्यू फेयर प्राइस शॉप्स विल बी सिलेक्टेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली। और दूसरी बात है सर, बिल्कुल इनके साथ परसों हमारी चर्चा हुई, हम कोशिश करेंगे ये जो 16 के बाद के लोग, उसमें हमें आप सब की जो 28 साथी उस साइड बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हम चाहते हैं हम सारे इकट्ठा होकर जाएं और उनसे हमारा निवेदन करेंगे कि हमें कुछ स्पेशल स्टेट समझकर स्पेशल कोटा दिया जाए, सो दैट वी कैन हेल्प। इधर विधायक एमवाई तारिगामी ने सदन में आज राजस्व विभाग का पुनर्गठन करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि दशकों पहले पटवार हलकों का गठन हुआ था, जिनके नए सिरे से जायजा लिया जाना चाहिए। तारिगामी ने कैबिनेट मंत्रियों को भी जवाबदेह बनाने की गुजारिश करने के साथ साथ सभी सदस्यों को अतिरिक्त पीए मुहैया करवाने की मांग भी की है। ताल्लुक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिवैम्प करने की जरूरत है। कब जाकर बहुत पहले पटवार हल्का बने थे, तब से लेकर काफी एक्सपेंशन भी हुआ, आबादी का भी वगैरह, उसका नए सिरे से जायजा लिया जाए ताकि पटवार भी एक अहम रुकन है गांवों में, और उसमें भी तवसी की जाए, ये मेरी गुजारिश होगी। और लास्ट पर सर, ये हाउस बना है बड़ी मुश्किल से, हम जानते हैं, अब पहले नहीं था, ये जो 7 साल का बीच में उर्सा हुआ, अब ये हाउस बना हमारा मुश्तरक है। सवाल है इसकी क्रेडिबिलिटी का, सवाल है इसके दर्जे का, कौन किस पार्टी से है वो आवाम का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। इधर है या इधर है या इधर है। सर, मैं मिनिस्टर साहिबान से अपील कर लूंगा कि आप भी हम में से ही हैं, आपके लिए ये हाउस भी उतना ही मुकद्दम है जितना मेरे लिए, इनके लिए, बाकियों के लिए। मेंबर इज अ मेंबर। जब हम कहते हैं अफसरों को अकाउंटेबल बनाना है, जवाबदेह बनाना है और प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को भी अकाउंटेबल बनना है। बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। I can't afford that my government or any government can ignore my constituency. I can't afford it. मैं नहीं afford कर सकता। और इसी वजह से मेरी एक गुजारिश है, हमें पीए मिलता है असेंबली मेंबरों को, क्या एक पीए यहाँ इनके पास 20 होते हैं तब भी काम नहीं होता। हमारे पास कम से कम जो दूसरी रियासतों में भी है, कई रियासतों में, वहाँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी असिस्टेंस के लिए एक आदमी मिलता है अपार्ट फ्रॉम पीए। इस पर तो गौर कर ले चीफ मिनिस्टर साहब, ताकि एमएलए को भी स्ट्रेंथन किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने डेली वेजरों की मांगों को लेकर सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी को आई वॉश करार दिया है। सुनील शर्मा ने कहा है कि 2014 में भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने क्या किया।
उसका आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया है कि डेली वेजरों का मानदेय बढ़ाने में बीजेपी का ही हाथ है और मौजूदा सरकार उन्हें किसी भी सूरत में नियमित नहीं करेगी। कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी का गठन किया था और मुझे लगता है केवल डेली वेजर्स के साथ दोबारा से एक आईवाश किया जा रहा है। 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने ही एक टीम को गठित किया था, पहले उस रिपोर्ट को लाए, अब दोबारा से रिपोर्ट लाने की क्या आवश्यकता है? ये केवल आईवाश है और डेली वेजर्स के साथ धोखा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इसलिए लगता है कि 2014 में धोखा हो चुका है, तो दोबारा से वही कर रहे हैं ना। या तो 2014 में कुछ किया होता तो हमें हमें मानते कि नहीं जी ये करेंगे। उसके बाद दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अभी ये 6 महीने हो गए इनको सरकार में, तो पहले कमेटी क्यों नहीं बनाई? जब भाजपा ने विरोध किया तो एक आईवाश करने के लिए, बात को दबाने के लिए उन्होंने फिर कमेटी। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सैलरी 9,000 साढ़े 9,000 पहुंचाई है। अब ये भी करे ना, हमने 9 तक पहुंचाया, ये 15 तक पहुंचाए, 18 तक पहुंचाए, 20 तक पहुंचाए। तो आपको नहीं लगता कि रेगुलाइजेशन जो है वो की जाएगी? बिल्कुल झूठ, कुछ नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के उन आरोपों को खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों को सदन में बोलने के लिए उचित समय नहीं दिया जा रहा है। विधायक अल्ताफ कल्लू ने बताया है कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और उसके विधायक बेवजह ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक हताश हो चुके हैं और यही वजह है कि वो स्पीकर को भी नहीं बख्श रहे हैं। मैं कड़ी अल्फाजों में इस चीज़ की मजम्मत करता हूं कि उनको नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, उनको बोलने के लिए होता है कुछ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे, इवन दो मैं ट्रेजरी बेंच से हूं, आप अगर गैलरी में देखेंगे, मुझे भी ऑनरेबल स्पीकर साहब सप्लीमेंट्री उठाने नहीं देते हैं। और इसमें बाज़ाब्ता तौर हर पार्टी को एक टाइम सेट किया जाता है, उसमें पार्टी एक ही बंदा बोले या 10 बंदे बोले, वो पार्टी के विप या डिप्टी विप की का काम होता है कि किस मेंबर को कितना टाइम अलॉट किया जाए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी बात सही है और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है। एक ही अल्फाज बोलूँगा कि उनको महज एक फ्रस्ट्रेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंस क्या रही है, मैं भी 3rd टाइम लेजिस्लेटर हूँ, मुझे पता है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब किस तरीके से काम करते थे और वो अनबायस्ड होते हैं, वो किसी पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेते। बेशक हमारे स्पीकर साहब रूलिंग पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सीनियर मोस्ट, अगर आज की डेट में देखेंगे तो जनाब उब्दुर रहीम राथर साहब सीनियर मोस्ट हैं, सिंस फ्रॉम 1977 वो इस हाउस में है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे वो बायस तरीके से काम कर रहे हैं। इधर डोडा में आज क्षमता से ज्यादा सवारियों से भरी बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस बस की क्षमता 24 सवारियों की थी, जिसमें 54 लोगों को बिठाकर उनकी कीमती जानों से खिलवाड़ किया जा रहा था। डीएसपी ट्रैफिक सर्वजीत सिंह ने एक्शन में आकर कार्रवाई की और बस को जब्त करने के साथ साथ चालक पर भी FIR दर्ज कर ली। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही डोडा से सामने आई है, जहां पर ओवरलोड बस को जब्त किया गया है। और आप जानकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जिस बस में क्षमता है 24 लोगों की, उस बस में 54 सवारी बैठे हैं। 54 सवारी, 24 का दोगुना 48 होता है, लेकिन ये दोगुना नहीं है, उससे भी बड़ा ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इस एक्शन लेने के बाद इस बस को जब्त किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अक्सर डोडा में, खास तौर पर चिनाब वैली के रीजन में, वहां पर बस हादसे होते रहते हैं और ये इसमें कई सारे लोग अपनी जानें भी गंवाते हैं। लेकिन इस तरह के गंभीर मामले जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पुलिस समय समय पर नकेल कसती है और एक संदेश ये पुलिस की तरफ से दिया जाता है कि इतने लोग अगर आप बिठाएंगे तो आप भुगतेंगे। वही भुगतान यहाँ पर इस बस या बस के जो चालक हैं या जो परिचालक हैं उनको भी करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।